हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे शेरों। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हमारे फाइनल टर्म्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आज की ये प्यारी सी क्लास में हम समझने वाले हैं अव्यय और अविकारी शब्द आखिर होते क्या हैं। बहुत तेजी से हम सारी टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है आशीष और आप इस ऑसम से प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय और अविकारी शब्द। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के, वन शॉट लिखा, मतलब एक ही, मतलब जितने भी देर की क्लास होगी उसमें ही हम अव्यय अविकारी को खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं आप सब? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले अपना हाल चाल बताओ। क्या सच में तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तब भी तुम पढ़ना नहीं चाहते क्या? सच सच बताओ। हरदम इधर उधर खोजते रहते हो, कितनी जगह से देख लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरता। लेकिन आज तुम्हारा मन आई होप भर जाएगा क्योंकि हम बहुत शानदार तरीके से इस पूरी क्लास को कवर करने वाले हैं। बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम करने वाले हैं अविकारी शब्द और अव्यय। ये क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, सबको एक एक करके समझेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये लेंस लगा कर देख रहे हैं, वैसे ही लेंस के तरीके से आपके दिमाग में फिट करने की बारी आ चुकी है। तो गाइज एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिएगा जो आ रहे होंगे वीडियो में, फटाफट तेजी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर का जिसका नाम है अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बेटा आपको कि अविकारी से क्या होगा बेटा, जिसमें कोई विकार ना हो। अविकारी शब्द, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, बहुत शानदार बेटा। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता। यानी विकार का मतलब क्या हुआ सर? ऐसे लिखा है तो मैं तो कैसे समझूंगा? विकार का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जी हां, आगे देखिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिए लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे सर जी ऐसे कौन से शब्द होते हैं? अभी बताऊंगा, वेट। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यय, आपने एक शब्द सुना होगा बेटा, व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। और अगर आप जानते हैं कि किसी शब्द के आगे आ लगा दिया जाए तो क्या होता है? नहीं। तो मतलब अव्यय से यही तात्पर्य हुआ कि कोई खर्चा नहीं, जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। सर कौन सा शब्द है ऐसा जो नहीं बदलेगा? तो बेटा देखो, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं वह, देखो ध्यान से समझना, वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। अब तुम इसको, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आप अगर लगा दो तो कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है? तो आपके हिसाब से यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा। जी हां सर, ये जो धीरे शब्द है इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे संज्ञा बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, चाहे सर्वनाम बदल जाए। चलो ट्राई करते हैं, एक दो एग्जांपल से देखते हैं। वह धीरे चलता है, कोई बात नहीं है। राधा धीरे चलती है, इसमें परिवर्तन हो गया, इसमें हो गया परिवर्तन, लेकिन धीरे में नहीं हुआ। राम धीरे चलता है। अब चाहे संज्ञा लगा दो, चाहे सर्वनाम लगा दो, चाहे वचन, कारक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे एक शब्द और बता सकते हो? एक बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट। और ऐसे नहीं कि खाली सुन रहे हो, जी सर कह रहे हैं आप तो मैंने बताऊं, नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। जैसे धीरे, जैसे यहां पर अगर एक शब्द मैंने लिख दिया यहां, तो यहां लड़का बैठा है, यहां लड़की बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम आने वाले एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे, लेकिन यहां तक आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अव्यय शब्द किसको कहते हैं या विकारी शब्द किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आज ही कहीं पर नोट कर लेना जो मैं बताने चल रहा हूं। अव्यय के हमारे बेटा 5 भेद होते हैं। पहले ये देखो, यहां पर वही सेम चीज लिखा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं बेटा? यहां पर आपको मैंने 5 भेद बताया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और तीसरा हमारा समुच्चय बोधक, और चौथा हमारा विस्मयादि बोधक। एक सेकंड भैया, हाँ विस्मयादि बोधक, और 5वां हमारा निपात। निपात आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन ठीक है। अब देखो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि ठीक है सर अगर आप ये सारी चीजें बता रहे हैं तो यहां पर कंफ्यूजन एक जो सबसे बड़ी आती है वो क्या आती है, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा इसका। ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है डन।
हाँ, तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जब अव्यय के भेद की बारी आती है तो भी 4 बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अव्यय के जो भेद हैं बाबू साहेब वो 5 हैं, और मोस्ट ऑफ लोग क्रिया विशेषण में जो 4 भेद हैं उसी को यहां पर समझ लेते हैं कि ये अव्यय का भेद है। बिल्कुल नहीं, क्रिया विशेषण अलग है, संबंध बोधक अलग है, समुच्चय बोधक अलग है, विस्मयादि बोधक अलग है, निपात अलग है। इन सबको एक एक करके समझ ले क्या हम? बिल्कुल समझ लेंगे। जैसा नाम है वैसा काम है, क्रिया विशेषण यानी वहां पर क्रिया की विशेषता है। आइए एक एक को करके हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमने देखा हमारा पहला जो है वो है क्रिया विशेषण। कैसे सर जी, क्या क्या होगा इसके अंदर, हम देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एकदम सिंपल सा, जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे देखो यहां पर 2 तुम्हें दिख रहे हैं, एक गाय है जो बैठी हुई है और एक ये कछुआ है जो टहल रहा है। तो क्या करता है, अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पर कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो यहां पर क्रिया, पहली बात तो क्रिया, अगर क्रिया आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बता दूं कैसे क्रिया कितनी होती है, कौन कौन सी। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। बेटा कभी भी सिंपल तरीके से आपको पहचानना है तो वाक्य में जो लास्ट में लिखा है वही होती है उस वाक्य की क्रिया। इतना ध्यान देना, ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जो वाक्य के लास्ट में लिखा है वही हो जाती है क्रिया। अब लेकिन क्रिया की तो ये क्लास नहीं है, तो मैं आपको अव्यय बताने चल रहा हूं। यहां पर क्रिया की क्या विशेषता है? कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब कैसे चल रहा है कछुआ? धीरे धीरे चल रहा है, यानी यहां पर क्रिया की जो विशेषता होगी बेटा वो क्या होगी? धीरे धीरे। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं इसी वक्त कि हिरन तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या होगी क्रिया की विशेषता? इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? अब देखो, गाय नीचे बैठी है, बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, ये सब क्या होता है? ये क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन बेटा इसकी विशेषता क्या है? बैठी है, लेकिन कहां बैठी है गाय? नीचे बैठी है बेटा, यानी एक स्थान की बात हो रही है ये। तो ये क्या हो जाएगी बताइए आप मुझे फटाफट तेजी से। तो यहां पर क्या हो जाएगी? ये क्रिया की विशेषता है कि सर जी यहां पर जो गाय है वो नीचे बैठी है। आइए अब ध्यान से आपको समझाता हूं। ये जो बॉक्स में शब्द हैं, क्रिया कैसे, कहां, कितनी और कब हुआ, इसका बोध करा दे रहे हैं। ये वे सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। क्रिया की जो विशेषता होगी, क्रिया कैसे हो रही है, कहां हो रही है, कब हो रही है, अगर इनकी बात पता चल रही है तो कहां चला जाएगा बेटा? क्रिया विशेषण में। ठीक है ना। अब इसके जो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, यहीं पर सब अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा कहां बैठी है, तो नीचे बैठी है, एक स्थान का नाम आ गया ना। अब किसी समय की बात आ जाएगी तो वो कालवाचक हो जाएगा। जब उसके गुण की बात आ जाएगी कि धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। और जब मात्रा की बात होगी, बहुत सारा, खूब, थोड़ा, ये सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, हम देखेंगे इन चारों को। पहला कालवाचक जिसमें समय की बात होगी, दूसरा स्थानवाचक जिसमें स्थान की बात होगी, तीसरा रीतिवाचक जिसमें उसकी रीति की बात होगी, और चौथा परिमाणवाचक जिसमें उसकी मात्रा की बात होगी। ये चारों को हम बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक करके देखना शुरू करते हैं। कभी भी कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है तो आपको सीधा एक चीज ध्यान में रखना है, काल का मतलब होता है समय। काल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सबके टाइप्स हैं, तो वो अब यहां पर चर्चा होगी नहीं। तो लेकिन अगर कभी भी समय की बात आ रही है किसी भी काल में, तो वो कहां चला जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत शानदार। देखो बेटा, अब हम जब देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है, देखिए काल का अभिप्राय सीधा होता है समय। अगर बेटा समय की बात हो गई तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि कालवाचक है। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं बेटा, है ना। काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य सुबह निकलता है या प्रातः निकलता है, सूर्यास्त शाम को होता है। यानी मतलब यहां पर जब कहा जा रहा है सूर्य प्रातः निकलता है, पक्षी शाम को घर जाते हैं, तो इसमें किस चीज का बोध हो रहा है? एक समय का पता चल रहा है। मैं दोपहर में नाश्ता करता हूं, मतलब एक समय का पता चल रहा है कि कब क्रिया हो रही है। तो काल संबंधी क्रिया विशेषण यहां पर हो गया ये। ठीक है ना बेटा। यहां आए प्रातः और शाम,
देखिए शाम और प्रातः शब्द बता रहे हैं क्रिया कब हुई है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्या मेरे क्यूटीज, क्या मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं क्या? 5 सेकंड गिनूंगा, तुरंत लिखो। 5 4 3 2 1, टाइम खत्म। फटाफट देखते हैं कितने लोगों ने लिखा है यहां पर। चलिए दूसरी बात करेंगे। जब यहां पर बेटा ऐसी कोई बात आएगी तो स्थानवाचक संबंधी, अब स्थान का पता चलेगा अगर उसकी क्रिया विशेषता, क्या जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, देखो मैंने कहा पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो पक्षी कहां उड़ रहा है बेटा, कहां उड़ रहा है? ये स्थान की बात हो रही है कि पक्षी जो है बेटा आसमान में उड़ रहा है भाई, और ये इतना क्यूट सा पक्षी है, देख लो इसको, क्या नाम है इसका बता देना थोड़ा। देखो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, हरियाली चारों ओर फैली है, यानी बेटा यहां पर क्या बताया जा रहा है, चारों ओर मतलब हर तरफ फैली हुई है, स्थान का पता चल रहा। तो जहां पर स्थान का पता चलेगा चुपचाप कह देना सर जी बस अब मुझे समझ में आ गया है कि वो कहां जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अब देखो कुछ एग्जाम्पल जो यहां पर दिया गया है, मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां आए आसमान और चारों ओर शब्द बता रहे हैं क्रिया कहां हो रही है, उसके स्थान के बारे में पता चल रहा है। मैं कह दूं मैं नीचे बैठा हूं, तो बैठने की क्रिया कहां हो रही है, नीचे बैठा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ये पूरा पढ़ लीजिए, ये पूरा पढ़ लीजिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। निकट, पास, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, आगे दाहिने आदि शब्द भी स्थानवाचक में आते हैं। सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है। जैसे मैं कहूं मैं टेबल के निकट बैठा हूं, मैं कहां बैठा हूं, टेबल के पास बैठा हूं, ठीक है ना बेटा, या निकट के पास के भीतर, मैं कमरे के भीतर हूं, ठीक है ना, मैं घर के बाहर हूं। कुछ भी अगर यहां से आ रहा है बेटा, ऊपर नीचे उधर दाएं बाएं, सभी क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चल रहा है कि कहां हो रही है क्रिया। तो जब कहां हो रही है का जवाब मिल रहा है तो हमें स्थानवाचक का पता चल जाएगा। तो इनमें से एक एग्जाम्पल, एक शब्द कोई भी चूज करिए और उसका एग्जाम्पल कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखना जरूरी है। अदरवाइज स्कूल में आपको भेजने की क्या आवश्यकता है, घर पे नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है, तो कमेंट में भी लिखिए, आपको याद होगा। ठीक है मेरे चैंप्स, चल भाई आगे चलते हैं। रीतिवाचक, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तुम धीरे दौड़ते हो। वह बहुत अच्छा डांस करता है बहुत तेज डांस करता है अगर मैं कह दूं, और तुम बहुत स्लो डांस करते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें में। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बेटा जैसे देखो, हिरन तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। यहां पर क्या पता चल रहा है, कैसे चल रहा है, यहां तेज और धीरे धीरे सब यहां बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, अतः ये रीतिवाचक हो जाएगा। तो कछुआ कैसे दौड़ रहा चलता है, धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी रीति है, उसकी रीति है कि वो धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है, हिरन तेज भागता है, चीता तेज दौड़ता है। ये सब क्या हो जाएगा मेरे शेरों, ये सब हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। कोई समस्या अगर आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं वहां पर तुम्हें सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक में। भैया यहां पर सिर्फ मात्रा की बात होगी, जब क्रिया विशेषण में मात्रा की बात हो रही होगी तो आपको बता देना है कि सर एकदम टेंशन मत लीजिए आप, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है एकदम, आज से लेके अगले 70 जन्मों तक मैं नहीं भूलूंगा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब सर कैसे पता चलेगा कि क्या क्या है, तो इतने एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए। देखिए, बहुत खाना चाहिए, अति कर दिए हो, अत्यंत भूख लगी है, अत्यंत शीघ्र ये काम करो, खूब दूर जाना है मुझे, कुछ खाने को दे दीजिए, पर्याप्त मात्रा में माताजी पैसे दे दीजिए, दोस्तों के बीच में समोसा पार्टी करनी है क्योंकि बर्थडे है, अधिक नहीं तो हम लोग के टाइम में तो चीनी बंटवा दिया जाता था। हाँ बेटा लो चीनी ले जाओ बांट देना, और उससे बड़े तो गुड़ दे दिया जाता था कि लो सबको गुड़ खिला देना, आज बहुत अन्याय हुआ है। अधिक, कम आदि शब्द परिमाण क्रियावाचक विशेषण के शब्दों के उदाहरण है बेटा, बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां पर क्या हो गया, क्रिया की विशेषता वाले चारों टाइप्स हमने देख लिए। अब कुछ बात होती है संबंध बोधक की।
अव्यय तो 5 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के थे, अव्यय लेकिन 5 प्रकार के हैं। तो अब हम अगला देखेंगे संबंध बोधक। सीधा एक चीज को ध्यान में रखना है पूरे जीवन कि जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे के साथ संबंध जाना जाए, बस इतना याद रखोगे, काम तुम्हारा लोहा है, काम तुम्हारा एकदम डन है। अगर संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों को दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर भेदों में बांटा जाता है, वो संबंध बोधक कहलाता है। अब कैसे सर हम समझेंगे इसके टाइप्स को? इसमें कई टाइप्स हैं, क्रिया विशेषण से भी ज्यादा, लेकिन तुम्हें तुरंत समझ में आते चलेंगे। देखिए, अब यहां पर काल सूचक का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, जब भी कहीं काल लिखा रहेगा तो समय का बोध होगा। तो मैं क्या लिखा है, समय की बात आएगी तो के बाद, मैं लंच के बाद पढ़ने बैठ जाता हूं, मैं भोजन करने के बाद पढ़ता हूं, मतलब समय का पता चल रहा है कि भाई ये भोजन कर लेगा उसके बाद पढ़ेगा, ठीक है ना। मैं नाश्ता करने के बाद स्कूल जाता हूं, समझ रहे हो? उसके बाद से पहले, मैं लंच से पहले पढ़ लेता हूं, मैं के पश्चात अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, के पूर्व मेरा एग्जाम हो जाएगा, मार्च के पूर्व मेरा एग्जाम हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब इसी तरह स्थान का संबंध जब पता चले बेटा, तो मैं कमरे के अंदर हूं, घर के बाहर हूं, के सामने हूं, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि अगर इनका बोध आ रहा है, यदि इनका पता चल रहा है कि बेटा कि किस चीज का स्थान, कहां का स्थान के संबंध के बारे में बात हो रही है, तो तुरंत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आई बात आपको? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये चीजें आपको समझ में आई? यस, बिल्कुल। अब जब दिशा सूचक संबंध की बात होगी तो बेटा, मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, मैं पश्चिम दिशा की तरफ हूं, ये देखिए, के पार, के समीप, के निकट, अगर इन सब का जिक्र हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या संबंध बताया जा रहा हो, अगर संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध अगर इनका आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? दिशा सूचक, वो भी संबंध बोधक में। फिर हम देखेंगे बेटा समानता, मोहन श्याम के समान है, यानी संबंध बताया जा रहा है, राम श्याम की तरह है, सोहन श्याम के बराबर है, राम श्याम के जैसा है। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो संबंध की बात वहां पर की जा रही है ना, किससे किसकी किया जा रहा है समानता, ये समझ रहे हैं आप। अब इसमें 4 और आपको देखने को मिलेंगे। पहला है तुलना, इसमें तुलना की जाएगी, राम की अपेक्षा श्याम ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, श्याम की तुलना में राम पढ़ने में तेज है। संबंध बताया, तुलना की जा रही है, और ये किससे? संबंध में एक वाक्य में संबंध है दूसरे एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का, ठीक है ना। अब कारण सूचक देखो भैया, मैं आशीष सर के कारण हिंदी में अच्छा स्कोर कर लूंगा, की वजह से के मारे ना, मैं स्कूल जाने की वजह से टॉप कर दूंगा स्कूल में, ये भी हो सकता है बेटा। बिल्कुल विकल्प सूचक, मान लो तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे तुम्हें किसी बात से शिकायत हो गई मेरी तुमसे, तो मैं कह दूं राम के बदले श्याम को आज से क्लास मॉनिटर बना दिया जाएगा। मतलब यहां पर क्या किया जा रहा है? विकल्प है, संबंध है। समझ रहे हो ना इस बात को? बिल्कुल। अब विरोध भैया, विरोध के अनुसार, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ। मैं आशीष सर के नहीं अनुकूल हूं यार, भाई पागल हो गया, मेरा नाम नहीं मैं इस बात के खिलाफ हूं, ये गलत हुआ है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे शहर दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, तो आप कहेंगे इन सब घटनाओं के मैं खिलाफ हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों पर करनी चाहिए। विरोध हो रहा है वहां पर, समझ रहे ना, के खिलाफ, के विपरीत, मैं इस डिसीजन के विपरीत हूं। कभी कभी ऐसा निर्णय आ जाता है, सरकार ले लेती है, कोर्ट ले लेती है, आप कहते हैं मैं इस डिसीजन के विपरीत हूं भैया, सीधी बात है। चलो, अब यहां तक चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। थोड़ा बड़ा था ये, कोई बात नहीं है। अब समुच्चय बोधक बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। जब आती है समुच्चय बोधक की बात, तब होता क्या है, जब शब्द दो शब्दों, पद बंधुओं, वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। चाहे 2 शब्द जुड़ रहा हो, चाहे 2 पद जुड़ रहे हो, चाहे 2 वाक्य आपस में जुड़ रहे हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा? समुच्चय बोधक। तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है
कि हाँ सर ये चीज अगर हम कर दें तो इससे हमारे दो शब्द, दो वाक्य, दो पद जुड़ सकते हैं। जैसे चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। राम व श्याम आज स्कूल आए हैं, ये दो शब्द थे, राम और श्याम पर्टिकुलर दो शब्द थे, इनको जोड़ दिया गया। मैं स्कूल गया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, दो वाक्यों को मैंने जोड़ दिया। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से वाक्यों को परस्पर तरीके से जोड़ा जा रहा है बेटा। अब आगे आप यहां पर देखो, अजय ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया, मतलब तथा के माध्यम से दो वाक्यों को पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है। राम सचिन व सौरभ में गहरी मित्रता है, दो शब्द को जोड़े गए हैं बेटा, यहां पर देख रहे हैं आप। तो यहां पर दो वाक्य को, यहां पर दो शब्दों को जोड़ दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। बस थोड़ा सा एक चीज और देखना पड़ेगा, आगे देखेंगे। समुच्चय बोधक शब्दों का योजक भी कहा जाता है। अब जिससे जोड़ा जा रहा है इन्हीं शब्दों को बेटा योजक कहते हैं, इतना जान लो। योजक शब्दों के माध्यम से जिन शब्दों से जोड़ा जाता है उनको योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने या विरोध जताने का भी कार्य करते हैं, सीधी बात है। तो इनका ये काम है। दो इसमें आपको टाइप देखने को मिलेंगे। पहला क्या होगा, इसके दो भेद हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं तो दो, लेकिन मेरे शेरों आपके एग्जाम में इतना नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा। जो मैं बता रहा हूं वही देखते हुए चलो, इतना डिटेल में तुम क्लास 10th में पढ़ना। चलो, दो भेद होते हैं, ये जानो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पहले का नाम है भैया समान अधिकरण, मतलब जो समान अधिकार के हो, जैसे राम और श्याम, ठीक है ना, चाय या कॉफी। जैसे देखो यहां पर जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। पहला देखो, मीना और नीता आ गई हैं, नेहा या तो चाय या तो कॉफी, या तो चाय या तो कॉफी। तो जिसमें समान बातें हो रही हो उसको समानाधिकरण कहते हैं। और यहां पर जो व्यधिकरण होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं हम? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे क्या क्या होता है व्यधिकरण में, और क्योंकि ये सभी व्यधिकरण में जाएंगे। देखो जैसे यहां पर देखो, महेश, अरे भाई सॉरी, महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि वह बीमार था। अब क्योंकि जब आएगा, और कभी अगर इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया क्योंकि कौन सा समुच्चय बोधक है, तब आपको बताना है। अगर कहीं क्योंकि आ गया और आ गया तो आपको ये तुरंत बता देना कि सर ये इसी में जाएगा, ठीक है ना बेटा। उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो फिर भी अगर आपको देखने को मिल गया, फिर भी अगर आपको देखने को मिल गया तो भी आपको समझ जाना है कि ये व्यधिकरण है। लेकिन इतना याद रखना, चाहे समानाधिकरण हो चाहे व्यधिकरण हो, इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं वो आपका समुच्चय बोधक में जाने वाली हैं, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक बहुत शानदार और बहुत आसान है, बहुत शानदार और बहुत आसान है, बहुत ध्यान से मुझे सुनना। जो अव्यय शब्द हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक, शोक मतलब गम, घृणा मतलब जिस चीज से आपको घृणा आती हो, मन आपका खराब हो जाता हो, विस्मय आश्चर्य, यानी अगर किसी चीज में आश्चर्य हो रहा है, जैसे मान लो मैं गया हूं शॉपिंग पे और तुम मुझे मिल गए कि सर मैं तो टर्म 2 का बच्चा हूं। अब भैया पता चला ये, या फिर तुम बता दो कि सर मैं तो आपसे पढ़ा हूं यूट्यूब पे, तो मैं सरप्राइज, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब मैं आश्चर्य, और मैं खुशी भी हो सकती है उसमें मेरी। तो यह जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय यानी आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स के इसमें होते हैं, आपको मैं 2-4 केस यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अरे आप यहां सरप्राइज, वाह कितना सुंदर दृश्य, खुश हो गए, हे राम बहुत बुरा हुआ। यहां पर शोक, घृणा मतलब शोक हो गया, गम मतलब दुख हो गया, हे भगवान ये क्या हुआ। अभी जो घटना हुई हाल फिलहाल में उसके लिए हे प्रभु, मतलब जो इनकी आत्मा को शांति देना, जिनको जो उस घटना से नहीं रहे यहां पर हमारे बीच में, हाय वह कैसे दिन बिता रहा है। मतलब इतना दुखी मन है हमारा कि अरे बाप रे बाप, उसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, सरप्राइज, अरे पापा इतना बड़ा सांप। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिसमें बेटा पता चलता है कि आप सरप्राइज हो गए। थू थू, यह कमरा तो सड़ रहा है। आप जाते हो गए, अरे ये कमरा तो बहुत गंदा है। हैरी पॉटर टाइप की लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बेटा बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए जैसे
छी कितनी बदबू है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सभी आपको देख लेने हैं और एक नजर से आप देख लोगे, तुरंत समझ जाओगे। बस 4 चीजें जो मैंने बताया है आपको वो याद रखनी है। अब रहा बात निपात की, ये तो उससे भी सरल है, ये तो उससे भी सरल है मेरे शेरों। जैसे कैसे, यहां पर आओ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। निपात में कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। हो, भी, तो, तक, भाव। हाँ, ऐसे तुम जाते हो किसी के पास, अरे यार उस लड़के को जानते हो, वह तो मेरा दोस्त है। जैसे ही आपने तो लगाया, शब्द में बल मिल गया तुरंत, पूरे वाक्य में क्या हुआ, तुरंत क्या हो गया, विशेष बल प्रदान कर दिया। वह तो मेरा दोस्त है, वह मेरा ही दोस्त है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, वहां पर बल प्रदान मिल जा रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। भी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तुम भी कुछ कर लो, करो, वह नृत्य भी करती है। पता चले शर्मा जी का बेटा या बेटी है, बढ़िया काम कर रही है, पढ़ती भी है, नृत्य भी कर रही है। तुम्हारे पिताजी आए कहे तुम भी कुछ कर लो, शर्मा जी की बेटी क्या कर रही है, वह नृत्य भी करती है, डांस भी कर लेती है। अब देखो ही का प्रयोग जब हम करेंगे बेटा, ही, वह घर ही जा रहा है। यानी मान लो तुम क्रिकेट खेलने चले गए और तुम्हारा अगले दिन एग्जाम है, पिताजी डंडा लेके पहुंच गए, सुंदरलाल हमारा वाला, कि हाँ बेटा कहाँ, माताजी पीछे पीछे है, मेरा प्यारा सा क्यूटी सा बच्चा मार ना खा जाए। तो बस जैसे तुम पापा को देखो सिट्टी पिट्टी गुल सोचे भागू घर। अब जैसे तुम घर भागने के लिए तैयार हुए तो पापा पूछे कहां जा रहे हो, तो माता जी कह रही है वह घर ही जा रहा है। विशेष बल पता चल रहा है कि कहीं और नहीं जाएगा, सीधा घर ही जाएगा, वहां क्रिकेट ही खेली जाएगी। मतलब जिस शब्द से बल मिल रहा हो वाक्य में, उसको क्या कहेंगे बेटा, निपात कहेंगे। तो ये 5 चीजें थी, 5 टाइप के मैंने आपको अव्यय अभिकारी शब्दों को पढ़ा दिया है बेटा, ठीक है ना। अब आती है बात कि अगर हम पढ़े हैं तो आ देखे जरा किसमें कितना है दम। अगर आप पढ़े हैं, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, तो जरूर इसको आप सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास, और हर क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बेटा, चलो बताओ फटाफट तेजी से। 5, 4, 3, 2, 1। कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब यहीं पर कंफ्यूजन होती है, जैसे अव्यय अभिकारी की बात आएगी तुरंत बताना है कि 5 होते हैं, अव्यय वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन नहीं, मुझे पता है आपने 4 बताया होगा। ठीक है, डन। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम की शेष वाक्य के साथ संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है। इतना आसान शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरी डिफिनीशन को ही उठाकर यहां पर रख दी है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बताना बेटा जरा मुझे, क्या होगा, क्या होगा, संबंध बोधक क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो कहोगे सर जी यार तो ये कुछ कुछ जाना जाना सा लग रहा है। बिल्कुल, 5, 4, 3, 2, 1, बिल्कुल आंसर हम करेंगे संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो बेटा तुरंत आंसर आपको देना है। अब समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय क्या होता है। अब तो बहुत भारी सवाल आ गया सर जी, क्या बताऊं मैं। 2 शब्दों या वाक्यों को पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ना, 2 शब्दों या वाक्यों में समानता बताना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया था मैंने, और क्योंकि। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अभी के लिए होमवर्क है, और अभी आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं यहां नहीं बता रहा हूं इसको। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आपसे अभी चाहिए, और आंसर बता भी सकता हूं मैं, तो इसमें बहुत आसान है। आप पीछे क्लास में जाना, तुरंत पता चल जाएगा क्या आंसर है। तो पता चलेगा ना कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी बात तो है। चलो चैम्स आगे, समुच्चय बोधक के उदाहरण। अब देखो यहां पर आ ही गया है, तो चलो समुच्चय बोधक के उदाहरण आपको बताना है। 5 के पास से दूर, और क्योंकि मैं पर सुबह रात। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर इज और क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे शेरों। चलो, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो। अब यहां पर विनती की जा रही है, तो स्वीकृति बोधक, भय बोधक, संबंध बोधक, घृणा बोधक, मतलब ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत कुछ टाइप्स होते हैं जिनको आप पढ़ने से जान जाओगे क्या हुआ। यहां पर स्वीकृति की जा रही है, हे भगवान इस बार पेपर में पास करा देना मुझे, अगले एग्जाम में मैं पक्का पढ़ूंगा, और कभी नहीं होता फिर से वही अगले साल वही डायलॉग फिर से आप मार के आते हो भगवान के सामने। तो यहां पर क्या है, स्वीकृति की जा रही है कि हे भगवान प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे ऊपर। अगला देखते हैं बेटा, विजयी हो तुम अवश्य शत्रु को हरा दोगे। मैं कहूं ऑल द बेस्ट, तुम एग्जाम जरूर फोड़ के आओगे। तो यहां पर मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, हर्ष कह रहा हूं, घृणा दे रहा हूं, शोक दे रहा हूं, या आशीर्वाद बोधक। आंसर ध्यान से समझ के कमेंट सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क मिलना ही मिलना है। अभी बताओ इसको फटाफट तेजी से। चलो, वाक्य में आए सही निपात क्या है। तो क्या क्या होगा बेटा,
मैंने आपको कई निपात बताए थे, इसमें जो नहीं है मैं बता देता हूं। तो बताया था मैंने, भी बताया था मैंने। अब देखो, मैं ही तुम चलो, क्या होगा क्या होगा? 5 4 3 2 1, आंसर इज ही। तो मैंने क्या क्या बताया था? भी बताया था, ही बताया था। ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये सभी निपात के अंतर्गत आ जाएंगे। इससे क्या होता है? वाक्य को क्या मिलता है? तो हमने पढ़ा बहुत ही शानदार तरीके से अभिकारी और अव्यय शब्द। तो यहां पर हमने इसको पूरी तरीके से देख लिया है, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या है। होमवर्क में मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज आपको क्या करना है? रिवीजन बहुत मस्त है, जिससे क्या होगा आने वाले एग्जाम्स में? क्या करना है? झंडे गाड़ देना है और बता देना है यस बैडमॉस गैंग के लीडर आशीष सर से हमने पढ़ के आया है, एकदम कोई टेंशन की बात ही नहीं है, झंडे गाड़ दिए। चैम्प्स बहुत भरोसा है तुम पे, ध्यान से पढ़ाई करके आना, ठीक है ना। तो गाइज यहां तक की आपकी ये प्यारी सी क्लास, यहां पे मैं अपना ढेर सारा प्यार आपको दे देता हूं, और आप सभी भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही क्लास को एंजॉय करते रहिए। और आपके लिए एक छोटी सी शायरी सुना देता हूं। चांद से प्यारी चांदनी, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, रात से प्यारी जिंदगी, और हाँ क्यूटीज, जिंदगी से प्यारे आप, रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारे आप। बिल्कुल क्यूटीज, आपके लिए ही था ये। तो इतना प्यार मैंने दे दिया, आप भी अपना ढेर सारा प्यार जताते रहिएगा। क्लास कैसी लगी, कौन सा टॉपिक चाहिए, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, सब कुछ कॉमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।